नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बेस्ट सॉल्यूशन बाय राव में। आज हम आए एक नए टॉपिक के साथ जो है कंबाइंड फुटिंग्स। पिछली वीडियोस में आपने डिज़ाइन ऑफ आइसोलेटेड फुटिंग्स के बारे में पढ़ा है। आज हम उसी का नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं, फुटिंग्स का ही, जो है कंबाइंड फुटिंग। कंबाइंड फुटिंग होती क्या है एक्चुअल में? जैसे डेफिनेशन में भी मेंशन्ड है, द फुटिंग्स दैट सपोर्ट टू और मोर कॉलम्स इज कॉल्ड कंबाइंड फुटिंग्स। तो ऐसी फुटिंग्स जो दो या दो से ज़्यादा कॉलम्स को सपोर्ट करती है। देखिएगा कि अगर ये हमारी कोई फुटिंग है, मैं इसका साइड व्यू बना रहा हूँ कि इसमें एक यहाँ पे कॉलम है, एक यहाँ पे कॉलम है, तो ये दो कॉलम है। ये अगर कोई ऐसी फुटिंग है दो या दो से ज़्यादा कॉलम्स को सपोर्ट करती है, ऐसी फुटिंग को बोलते हैं कंबाइंड फुटिंग। और आइसोलेटेड फुटिंग क्या थी? जो एक सिंगल कॉलम को सपोर्ट करे। आइसोलेटेड फुटिंग में मैं बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक ऐसी फुटिंग होगी जो एक सिंगल कॉलम को ही सपोर्ट करेगी। तो ये है हमारी आइसोलेटेड फुटिंग और ये है हमारी कंबाइंड फुटिंग। ठीक है जी, तो ये जरूरी आपको समझना है। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे दैट विल बी ऑफ कंबाइंड फुटिंग। आइसोलेटेड फुटिंग के बारे में अगर किसी ने अभी तक नहीं वीडियो देखी है मेरी, या उनको नहीं पता कि कैसे डिज़ाइन करता है, तो वो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दे, वहाँ से आप आइसोलेटेड फुटिंग्स की डिज़ाइन सीख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि आइसोलेटेड फुटिंग क्या होती है। तो अब मेन यहाँ पे सोचने वाली बात है कि आइसोलेटेड फुटिंग्स की ज़रूरत कब पड़ती है, हमें डिज़ाइन क्यों करना पड़ता है ये। तो इसके लिए कुछ रीजंस हैं कि अगर आइसोलेटेड फुटिंग्स हम डिज़ाइन करते हैं और आइसोलेटेड फुटिंग्स की जो डायमेंशंस है वो ओवरलैप करती है दो फुटिंग्स को, तो हमें कंबाइंड फुटिंग की ज़रूरत पड़ेगी। कैसे होता है वो भी आपको समझा देता हूँ कि सपोज वी हैव टू आइसोलेटेड फुटिंग्स। एक ये है जी, सपोज इसका टोटल डायमेंशन जो ये लेंथ होगी 4 मीटर है, और एक ऐसे ही एक और है जिसकी डायमेंशन भी 4 मीटर है, ये वाली। तो बट हमारी जो बाउंड्री कंडीशन है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, वो ऐसी है कि हमें इस कॉलम से इस कॉलम तक का डिस्टेंस जो है 3 मीटर लेना है। अगर हम 3 मीटर लेंगे तो ध्यान दीजिए कैसे होगी ये फुटिंग। ये फुटिंग कुछ इस तरह से बन जाएगी। सपोज पहले देखिए हमारे एक कॉलम है, सेकेंड कॉलम है, इन दोनों डिस्टेंस हमने कितना रखा है? 3 मीटर। अब देखिएगा ये 4 मीटर है और वैसे यहां से 2 मीटर होगा ये। सिमिलरली अगर ये है तो ये भी 4 मीटर होगा, यहां से ये 2 मीटर होगा। दैट मीन्स ये 1 मीटर जो है ये ओवरलैप करेगा। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, इनको आइसोलेटेड फुटिंग की तरह डिज़ाइन करने की जगह हम इनको कंबाइंड फुटिंग की तरह डिज़ाइन करेंगे। ठीक है जी। तो ये कंबाइंड फुटिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है? जब आइसोलेटेड फुटिंग ओवरलैप करती है एक दूसरे के ऊपर। और ये क्यों करती है कि कॉलम्स काफ़ी क्लोज हो सकते हैं, या सोइल बेरिंग कैपेसिटी लेस हो सकती है, या कुछ बाउंड्री कंडीशन जो है हमारे पास बाउंड्री रिस्ट्रिक्टेड हो सकती है। ठीक है, तो ये रीज़न है कि आइसोलेटेड फुटिंग्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है। कंबाइंड फुटिंग की हमें रिक्वायरमेंट होती है। अब आ जाती है टाइप्स ऑफ कंबाइंड फुटिंग कि कंबाइंड फुटिंग कितनी तरह की होती है। कंबाइंड फुटिंग जो है, पहले मैं आपको इनको समझा देता हूँ कि जो कॉलम्स के तरह से इनको क्लासिफाइड कर सकते हैं। अ कंबाइंड फुटिंग में भी सपोर्टिंग 2 कॉलम्स, अ रो ऑफ कॉलम्स और सेट ऑफ कॉलम्स। ठीक है जी, इसको आप समझ लीजिए एक बार कि अगर कोई फुटिंग है ये, इसमें 2 कॉलम है तो भी कंबाइंड फुटिंग है। ये रो ऑफ कॉलम है, इस तरह से काफी कॉलम्स हैं, या फिर सेट ऑफ कॉलम्स है। देखिए यहाँ पे एक कॉलम होगा, यहाँ पे एक कॉलम होगा, यहाँ पे ऐसे n नंबर ऑफ कॉलम्स हो सकते हैं। तो ये कुछ टाइप्स हैं। ठीक है, इस तरह से फुटिंग्स हो सकती हैं। अब इनको हम किस किस नाम से डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाइड कर सकते हैं। नंबर 1 इज आर रेक्टेंगुलर स्लैब फुटिंग।
नंबर 2 इज ट्रेपोजोइडल, नंबर 3 इज बीम एंड स्लैब टाइप, नंबर 4 इज स्ट्रैप फुटिंग और कैंटिलीवर, और लास्ट में आ जाती है आपके पास मैट फुटिंग या राफ्ट फुटिंग। मैं वो भी लिख देता हूँ यहाँ पे, मैट और राफ्ट फुटिंग। ठीक है, इनको मैं समझा भी देता हूँ डायग्राम की हेल्प से, देखिएगा। कोई रेक्टेंगुलर शेप की फुटिंग है जिसपे 2 कॉलम है, तो उसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर स्लैब टाइप। अगर यही थोड़ी सी ट्रेपेजोइडल शेप की हो जाती है और कॉलम ये 2 या 3 भी सपोर्ट कर सकती है, इसको बोल देते हैं हम ट्रेपेजोइडल। और अगर 2 फुटिंग्स के बीच में देखिए ऐसे यहाँ पे एक बीम आ जाता है, तो उसको बीम टाइप या स्ट्रैप फुटिंग भी बोल देते हैं। ठीक है, और मैट फुटिंग क्या होती है? मैट फुटिंग ऐसे होती है जिसमें n नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। इस तरह की फुटिंग को हम बोल देते हैं मैट फुटिंग। तो ये थी हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ फुटिंग्स। आगे आने वाले वीडियोस में हम, और इस वीडियो में भी हम इन सारी फुटिंग्स का डिज़ाइन भी समझेंगे, किस तरह से इनको डिज़ाइन करते हैं, और ज़्यादा इनके डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब आ जाता है सबसे पहले डिज़ाइन ऑफ रेक्टेंगुलर फुटिंग। तो रेक्टेंगुलर फुटिंग डिज़ाइन करने से पहले इसके डिज़ाइन स्टेप्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं विद डिज़ाइन स्टेप्स ऑफ रेक्टेंगुलर फुटिंग। फर्स्ट डिज़ाइन क्या है? रिजल्टेंट ऑफ लोड्स। तो जैसा हमें पता है कि जो भी हमारी फुटिंग होगी, ये फुटिंग कंबाइंड फुटिंग होगी जिसपे 2 कॉलम्स का लोड होगा, तो उनका रिजल्टेंट कैसे लेना है? तो रिजल्टेंट निकालने के लिए पहले डायग्राम हम बनाते हैं। सपोज हमारे पास P1 और P2 2 कॉलम्स पे जो फोर्सेस लग रही हैं, 2 कॉलम्स की फोर्सेस हैं, और इसकी हमारी फुटिंग की विड्थ जो है वो स्मॉल b है, टोटल लेंथ l है, कॉलम के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है वो l है, g विल बी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और जहाँ पे हमने रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है वो होगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारी ये है प्रॉपर्टी लाइन, x1 इज द डिस्टेंस फ्रॉम प्रॉपर्टी लाइन टू द P1। ठीक है जी, और सपोज P1 इज लेस देन P2, दैट मीन्स जो P1 का लोड है वो P2 से कम है, ये हम अज्यूम करके चलते हैं। ये कुछ अजम्पशंस थी। अब हमने निकालना है क्या? रिजल्टेंट ऑफ लोड्स। रिजल्टेंट ऑफ लोड्स जो है दैट विल बी पास थ्रू द सेंटर ऑफ फुटिंग, और व्हाट विल बी रिजल्टेंट ऑफ फोर्स? दैट विल बी x बार इज इक्वल टू P1 इंटू 0, क्योंकि P1 से उसका डिस्टेंस क्या होगा 0, प्लस P2 इंटू L डिवाइड बाई P1 प्लस P2। और इसको और ज़्यादा अगर हम सोल्व करके लिखेंगे तो ये P1 इंटू L डिवाइडेड बाई P2 इंटू L डिवाइडेड बाई P1 प्लस P2। एंड ऑल्सो वी नो, इस डायग्राम से हमें ये चीज क्लियर है कि x1 प्लस x बार दैट इज इक्वल टू L बाई 2। सो x1 प्लस x बार इज इक्वल टू L बाई 2। तो यही फार्मूला हमने यहाँ पे लिखा है, x1 प्लस x बार इज इक्वल टू L बाई 2, दैट इज हाफ ऑफ लेंथ ऑफ फुटिंग। सो L विल बी, अगर ये 2 इधर जाएगा तो मल्टीपल ऑफ 2 ऑफ x1 प्लस x बार। ठीक है, तो इस तरह से हम लेंथ निकाल सकते हैं और रिजल्टेंट ऑफ लोड्स में निकाल सकते हैं। ठीक है जी, आगे नेक्स्ट निकालते हैं एरिया ऑफ फुटिंग। जैसे हमने आइसोलेटेड फुटिंग में भी निकाला था एरिया ऑफ फुटिंग, दैट विल बी द 1.1 टोटल लोड डिवाइडेड बाय SBC। ऐसे ही यहाँ पे हम करेंगे A, दैट इज एरिया ऑफ फुटिंग इज इक्वल टू 1.1। अब यहाँ पे टोटल लोड क्या हो जाएगा? P1 प्लस P2, तो P1 प्लस P2 डिवाइड बाय SBC, सॉइल बेरिंग कैपेसिटी या सेफ बेरिंग कैपेसिटी। तो यहाँ से हमारा एरिया आ जाएगा। और अगर L हमारी लेंथ है तो विड्थ कैसे निकाल सकते हैं? एरिया अपॉन लेंथ, अंडरस्टूड है। ठीक है जी, तो हमारा मतलब एरिया आ जाएगा, एरिया से हम लेंथ और ब्रेड्थ इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो हमारी डायमेंशंस जो है वो कैलकुलेट हो गई। अब हमारा नेक्स्ट क्या होता है? हमने कैलकुलेट करना होता है अपनी डेप्थ।
जिसके लिए हम मोमेंट एंड शियर में आप सेफ्टी चेक करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कुछ सिमिलर है आइसोलेटेड फुटिंग की तरह ही, तो इसको भी समझते हैं। तो मोमेंट एंड शियर, देखिए यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शंस बनेंगे वो कुछ इस तरह से बनेंगे जैसे मैंने यहाँ पे बनाया। ये देखिए ये कॉलम के फेसिस हैं 1 2 3 4। तो हमें जो मोमेंट और शियर फोर्सेस निकालने हैं वो सभी पॉइंट्स के लोग निकाल लेते हैं 1 2 3 एंड 4 के अकॉर्डिंग। और जो हमारा अपवर्ड प्रेशर लगेगा सॉइल से, दैट विल बी क्यू, दैट विल इक्वल टू P1 प्लस P2 डिवाइडेड बाय SBC। और इस क्यू अपवर्ड लोड जो होगा क्यू पर यूनिट लेंथ, उसके हेल्प से ये जो भी हमारी लोड कॉम्बिनेशन होंगी हमने अपनी मोमेंट एंड शियर फोर्सेस निकालनी है एट पॉइंट 1 2 3 एंड 4। मोमेंट्स निकालने के बाद, शियर फोर्स निकालने के बाद हम क्रिटिकल सेक्शन एज्यूम करते हैं। तो क्रिटिकल सेक्शन फॉर मोमेंट्स आर एट आउटर फेस ऑफ कॉलम 2, दैट इज एस सेक्शन 4 फॉर नेगेटिव मोमेंट एंड एट सेक्शन G द सेंटर ऑफ फुटिंग। द मैक्सिमम में बी पिक्ड फ्रॉम द डिजाइन। तो हमने क्या करना है, ये क्रिटिकल सेक्शन जो मूवमेंट का होगा वो होगा हमारा या तो यहाँ पे सेक्शन 4 पे होगा या सेंटर में होगा। वो हम जब हम मूवमेंट्स निकालेंगे तो जहाँ पे हमारी मैक्सिमम मूवमेंट आएगी उसके हेल्प से हम चेक कर लेंगे क्रिटिकल सेक्शन फॉर मूवमेंट। और क्रिटिकल सेक्शन फॉर शियर फोर्स विल बी एट डिस्टेंस D फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम एंड द शियर फॉर दिस सेक्शन विल बी शियर फोर्स माइनस QD। यहाँ से हम ये शियर फोर्स निकालेंगे। आल्सो क्रिटिकल सेक्शन फॉर टू वे शियर इज एट डिस्टेंस D/2, जैसे हम आइसोलेटेड फुटिंग में लेते थे, फ्रॉम द फेस ऑफ हैवीली लोडेड कॉलम दैट इज कॉलम 2। नाउ डेप्थ ऑफ फुटिंग। अब डेप्थ ऑफ फुटिंग के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमने आइसोलेटेड फुटिंग में भी हमने किया था सिमिलरली वैसे ही करेंगे कि हमें पता है नॉर्मली जो सिंगल शियर उसमें नॉर्मली सिंगल शियर गवर्न्स एट द डेप्थ ऑफ स्लैब टाइप। ठीक है, स्लैब टाइप फुटिंग। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एज्यूम करेंगे मिनिमम परसेंटेज ऑफ रेनफोर्समेंट। ठीक है, एंड आल्सो मिनिमम शियर स्ट्रेंथ फॉर कंक्रीट। ठीक है, जो मिनिमम स्टील के अकॉर्डिंग होगा, तो उसके हेल्प से हम क्या निकालेंगे, फिर उसकी हेल्प से हम निकालेंगे फिर डेप्थ ऑफ फुटिंग। ठीक है, जब डेप्थ ऑफ फुटिंग भी आ गया हमारे पास और मैक्सिमम मूवमेंट है, शियर रेनफोर्समेंट है, तो हम क्या करेंगे, देन आफ्टर हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। और जो मेन रेनफोर्समेंट जो होगा ना वो इस तरह से अप्लाई करते हैं, प्रोवाइड करते हैं कि जो हमारा कॉलम होगा उससे ये 45 डिग्री का एक एक्स्ट्रा सेक्शन ले लेंगे और जो इसकी प्रोजेक्शन होगी वहाँ पे हमारा जो मेन रेनफोर्समेंट आएगा, जो मैक्सिमम रेनफोर्समेंट होगा वो होगा, और जो बाकी पोर्शन होगा वहाँ पे हम मिनिमम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। अगर अभी भी कुछ डाउट है तो आने वाले आगे वीडियो के पार्ट में हम इसका डिज़ाइन स्टेप्स के साथ साथ इसका पूरा डिज़ाइन भी पढ़ेंगे, तब आपके वो डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो आइए एक एग्जाम्पल की हेल्प से भी इसको समझने की कोशिश करेंगे हम। तो एग्जाम्पल दिया हुआ हमें, डिजाइन अ रेनफोर्समेंट कंक्रीट कंबाइंड फुटिंग रेक्टेंगुलर स्लैब, दैट मीन्स रेक्टेंगुलर स्लैब वाली रेक्टेंगुलर फुटिंग हमने कंबाइंड डिजाइन करनी है फॉर टू कॉलम्स लोकेटेड एट 4.5 मीटर अपार्ट। जो कॉलम का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दिया है वो दिया है 4.5 मीटर। द ओवरऑल साइज ऑफ कॉलम्स आर 400 mm into 400 mm and 600 mm into 600 mm, and the transferring 600 kilonewton and 1000 kilonewton respectively. The center of lighter column is 0.4 meter from the property line. The SBC of soil is 150 kilonewton per meter square. Use M20 concrete and Fe415 steel. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एक डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो अभी तक जो हमें स्टेटमेंट दिया उसके अकॉर्डिंग हमारा ये डायग्राम बनेगा। एक कॉलम P1 होगा, ये P2 होगा, इसकी डायमेंशन है 400 इंटू 400, इसकी डायमेंशन है 600 इंटू 600, और डिस्टेंस दोनों के बीच में 4.5 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिया है 0.4 मीटर। तो ये कॉलम के फेस का बाउंड्री लाइन से डिस्टेंस हो जाएगा 0.2 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं रिजल्टेंट ऑफ लोड्स।
तो रिजल्टेंट ऑफ लोड क्या होगा, फ्रॉम सेंट्रल लाइन ऑफ लेटरल कॉलम x1 विल बी P1 इंटू 0 प्लस P2 इंटू L ओवर P1 प्लस P2। ठीक है जी। तो P1 हमारा है लोड एट कॉलम 1 600 इंटू 0 प्लस 1000 इंटू 4.5 ओवर 600 प्लस 1000। तो x बार जो हमारा जाएगा दैट इज 2.81 मीटर। ठीक है जी। तो x बार आ गया हमारा 2.81 मीटर एंड आल्सो वी नो L इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x1 प्लस x बार। तो x1 क्या है हमारा, ये डिस्टेंस 0.2 ट्वाइस ऑफ 0.2 प्लस 2.81। जब हम इसको सॉल्व करेंगे L हमारा आ जाएगा 6.42 मीटर। ठीक है जी। तो सॉरी मैं आपको एक चीज गलत कर दिया, यहाँ पे 0.4 होगा, ये x1 इज 0.4 दिस वन डिस्टेंस, तो ये आ जाएगा 6.42 मीटर। ठीक है जी। तो हमारा L आ गया। अब L आ गया है तो L के बाद हम क्या निकालेंगे, एरिया। एरिया क्या था हमारा 1.1 इंटू P1 प्लस P2 ओवर SBC। SBC हमें गिवन है 150, तो 1.1 इंटू 600 प्लस 1000 डिवाइडेड बाय 150। यहाँ से हमारा एरिया आ जाएगा 11.73 मीटर स्क्वायर। एरिया है तो वैसे मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब जब हमारे पास एरिया भी आ गया है तो एरिया के बाद हमें निकालना है विड्थ B एंड विड्थ B इज इक्वल टू A अपॉन L। देखिए अब हमारे पास एरिया भी है विच इज 11.73 एंड L भी है 6.42, तो यह आएगा 1.83 मीटर, अप्रोक्सीमेट 2 मीटर। तो हमारी ये डायमेंशंस कंप्लीट होगी। तो अब हम यहाँ पे डायमेंशंस भी चाहे तो लिख सकते हैं, ये है 2 मीटर और ये है 6.42 मीटर। ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट पार्ट विल बी टू कैलकुलेट द मोमेंट एंड शेयर फोर्स। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, वो पार्ट हम अब इस वीडियो के सेकंड पार्ट पे करेंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट जो भी अपकमिंग वीडियोस आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसका सेकंड पार्ट हम करेंगे अब सेकंड वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग वंस अगेन, थैंक यू।